हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वेक्टर के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे और फिजिक्स को अच्छे से समझने के लिए वेक्टर का समझ में आना बहुत जरूरी है। आपके सिलेबस में इसको मोशन एंड प्लेन के अंतर्गत दे रखा है, लेकिन हमको इसे मोशन एंड स्ट्रेट लाइन से पहले स्टडी करना चाहिए। तो चलिए अपनी हम बात स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी से। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको हम मेजर कर सकें और जो लॉ ऑफ फिजिक्स को फॉलो करे, इन विच कैन बी मेजर प्लस जो लॉ ऑफ फिजिक्स को भी फॉलो करे। ऐसी क्वांटिटी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर अगर आपने पढ़ रखा है तो वहां पे लिस्ट ऑफ डायमेंशंस की कुछ लिस्ट दे रखी है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसी क्वांटिटीज भी हैं जहां पर कुछ क्वांटिटीज ऐसी भी हैं जो डायमेंशन लेस हैं, या मैं ये कहूं तो हम बात अपनी स्टार्ट वहीं से करते हैं। जैसे कि रिलेटिव डेंसिटी की अगर हम बात करें, ये किस प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी होगी अभी इसको हम बताते हैं, लेकिन एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं रिलेटिव डेंसिटी का। तो रिलेटिव डेंसिटी को अगर हम इसको एनालिसिस करें, इसके फॉर्मूले को देखें, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस एंड डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर, इसकी यूनिट हम लिखते हैं यहां पर अपॉन किलोग्राम मीटर क्यूब। इसको कैंसिल करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर इसकी जो डायमेंशन आ रही है वो यूनिट लेस आ रही है। यानी कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो डायमेंशन लेस होती हैं, इनको प्योर रेशो के अंतर्गत रखा जाता है। कौन सी क्वांटिटी हो जाती है वो? प्योर रेशो। तो यही मैं बताना चाह रहा था। जैसे कि स्ट्रेन, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये वो क्वांटिटी होती है जो यूनिक होती है, जिनकी जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, जिनकी डायमेंशंस नहीं होती। तो ऐसी क्वांटिटी को हम प्योर रेशो के अंदर हम रखते हैं, प्योर रेशो के अंदर इसको रखा जाता है। सेकेंड क्वांटिटी की हम बात करते हैं, दैट इज द स्केलर। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी को आपने 9th से जान रखा है। ऐसी क्वांटिटी जिनके अंदर मैग्नीट्यूड की हमें रिक्वायरमेंट होती है, जिनको समझने के लिए, जिनको प्रेजेंट करने के लिए केवल हमको मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन से हमें कोई लेना देना नहीं होता। ऐसी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। जैसे कि मास, मान लीजिए हम आपसे ये कहें कि मुझे 2 kg शुगर चाहिए, तो देखिए अगर आप किसी भी शॉप पे जाके शुगर अगर आपको परचेज करनी है तो वहां पर आप मैग्नीट्यूड या क्वांटिटी की बात करते हैं। आप ऐसा नहीं कहेंगे कि मुझे 2 kg शुगर चाहिए इस डायरेक्शन में, या मुझे 4 kg शुगर चाहिए वेस्ट डायरेक्शन में। तो यहां पर ऐसी क्वांटिटीज जिनको उनके मैग्नीट्यूड से प्रेजेंट किया जा सकता है, जिनको उनके मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटीज कहलाती है। जैसे कि स्पीड, जैसे कि वर्क डन, ये जो सभी क्वांटिटीज है ये सभी स्केलर क्वांटिटी है। अगर मैं ये कहूं कि टोटल वर्क डन कितना हुआ तो आप बोलेंगे 5 जूल हुआ। तो ऐसा नहीं कि वर्क डन हुआ मैंने उत्तर दिशा में किया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, या नॉर्थ डायरेक्शन में किया हुआ है। तो इस तरीके से वर्क डन को हम रिप्रेजेंट नहीं करते। तो ऐसी क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज होती है जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल हमें मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, ओनली मैग्नीट्यूड। वो क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड क्वांटिटी की, दैट इज द वेक्टर, जो हमारा कंसेप्ट है आज का। वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। जैसे कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये इसके एग्जांपल हैं। लेकिन किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए ये डेफिनेशन पर्याप्त नहीं है, ये सफिशिएंट डेफिनेशन नहीं है, ये एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं है। कहीं ना कहीं अगर इस पर हम डिस्कशन किया जाए तो
हम ऐसी क्वांटिटीज को हम ढूंढ लेते हैं या उनको स्टडी कर लेते हैं जो इन दोनों के रूल्स को वायलेट कर देती है। यानी किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए, प्रॉपरली डिफाइन करने के लिए इतना कह देना कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन ही वेक्टर क्वांटिटी है, ये सफिशिएंट नहीं है। इसके साथ कुछ और भी होना चाहिए। यानी कि फर्स्ट तो ये रूल कि मैग्नीट्यूड होना चाहिए प्लस डायरेक्शन होना चाहिए। सेकंड, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को ये फॉलो करना चाहिए। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। एंड थर्ड पॉइंट इसमें और ऐड करेंगे, जो कम्यूटेटिव जो लॉ होता है उसको भी फॉलो करना चाहिए। यानी एडिशन करते समय उसका जो लॉ होना चाहिए वो कम्यूटेटिव होना चाहिए। यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। अगर ये चारों मापदंड में खरा उतरता है कोई भी वेक्टर, कि उसका मैग्नीट्यूड भी हो प्लस डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड तो जरूरी है प्लस डायरेक्शन भी जरूरी है, ऐसा हम 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट हम इसमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को भी फॉलो करना चाहिए। ऐसी क्वांटिटीज हमारी वेक्टर क्वांटिटी होंगी, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम भी हो, उनका जो एडिशन हो वो कम्यूटेटिव होना चाहिए, तब एक क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी परफेक्टली कहलाएगी। तब हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। एक और क्वांटिटी देखने को मिलेगी, अभी इस पर हम और डिस्कस करेंगे अभी वेक्टर पर, दैट इज द टेंसर। टेंसर तो टेंसर वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम अलग अलग डायरेक्शन में, जिनका अलग अलग मैग्नीट्यूड होता है, तो इस टाइप की जो क्वांटिटीज होती हैं वो टेंसर क्वांटिटी होती हैं। जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मान लें कि एक रॉड है जिसकी लेंथ L है और जिसका मास M है। अगर इसको सेंटर ऑफ मास के अलोंग इसको रोटेट किया जाता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिलेगा ml²/12। इसी रॉड को अगर दोबारा से हम किसी एज के रिस्पेक्ट में इसको अगर रोटेट करते हैं, मान लीजिए ये एज है, इसके रिस्पेक्ट में इसको रोटेट करना स्टार्ट करते हैं और इसकी भी लेंथ सेम है, मास सेम है, तो यहां पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा वो ml²/3। दिस इज ml², मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो रॉड है उसकी लेंथ L है, मास M है, यहां की लेंथ M है, मास M है। लेकिन जब इसको हम सेंटर ऑफ मास से रोटेट कर रहे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको ml²/12 मिल रहा है, और जैसे इसको हम किसी एज के परता इसको मूव कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर हमको ml²/3 मिल रहा है। यानी कि जैसे जैसे डायरेक्शन चेंज होती है वैसे वैसे इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है। जैसे पावर ऑफ लेंस, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी जो पावर है वो भी बढ़ती चली जाती है या घटती भी जाती है, डिपेंड करता है कि किस प्रकार का इफेक्ट है आईज में। लेकिन पावर ऑफ लेंस एक प्रकार की टेंसर क्वांटिटी है। तो यह टॉर्क, ये सभी एग्जांपल टेंसर के हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है जो है वेक्टर, हम इसी पर फोकस करते हैं। और स्केलर के बारे में एक बात और पता होनी चाहिए, ये जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं जो लॉ ऑफ एलजेब्रा को फॉलो करती हैं। लॉ ऑफ एलजेब्रा, जैसे अगर आपसे कहा जाए 2 kg शुगर, 5 kg शुगर, तो 2 kg प्लस 5 kg, तो आप टोटल बताएंगे 7 kg शुगर है। लेकिन वेक्टर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, डिवीजन करना, मल्टीप्लाई करना इस तरीके से पॉसिबल नहीं। इसका एलजेब्रा ही अलग है। उस एलजेब्रा को ही हम वेक्टर एलजेब्रा कहते हैं, वेक्टर एलजेब्रा के नाम से उसको जानते हैं। यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन करने के रूल्स अलग हैं। यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन करने के स्केलर क्वांटिटी के बिल्कुल वैसे ही है जैसा हम बचपन से पढ़ते चले जा रहे हैं। तो इस प्रकार की एलजेब्रा को लॉ ऑफ एलजेब्रा, यानी कि जो सिंपल जो एलजेब्रा है, जो मैथमेटिक्स हम पढ़ते जा रहे हैं, वो यहाँ पर एप्लीकेबल होती है, जो एक न्यूमेरिक वैल्यू देती है, जो एक नंबर के साथ इंप्लीमेंट होती है। और इनको इंप्लीमेंट करने के लिए जो एलजेब्रा स्टडी करेंगे वो टोटली डिफरेंट होगी, उसको वेक्टर एलजेब्रा के नाम से जानते हैं। तो हम वेक्टर एलजेब्रा में हम स्टार्ट करते हैं। सिंपली पहले तो हम ये समझते हैं
कि जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम जो मैंने बोला ये किस तरीके से इंप्लीमेंटेड है, वेक्टर की ये डेफिनेशन को किस तरीके से ये फुलफिल करता है या डिफाइन करता है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो मान लेते हैं टाइम के लिए, टाइम एक क्वांटिटी है। जनरली अगर हम टाइम के बारे में देखें तो आप कहते हैं कि सर ये एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी है। कैसे स्केलर क्वांटिटी है? अगर मैं आपसे कहूं कि आपने मॉर्निंग में कितना स्टडी किया, आपने कहा सर मॉर्निंग में मैंने 3 आवर स्टडी किया हुआ है। आप इवनिंग में कितना स्टडी करेंगे? अभी मैं अगर आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे सर इवनिंग में मैं 5 आवर अभी और पढ़ूंगा और टोटल आज की मेरी जो स्टडी हो जाएगी वो 8 आवर। तो यहाँ पे थोड़ा सोच के देखें, ध्यान से देखें कि यहाँ पे भी एक सेंस ऑफ डायरेक्शन दिखाई दे रही है जो पास्ट से फ्यूचर की ओर मूव हो रही है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। मॉर्निंग में आपने स्टडी की थी, नाइट में आप और स्टडी करेंगे 5 आवर, टोटल 8 आवर हो जाएगा। यानी कि एक डायरेक्शन है, यहाँ पर सेंस ऑफ डायरेक्शन है। तो जब इसमें एक सेंस ऑफ डायरेक्शन है तो इस प्रकार की क्वांटिटी को हमें स्केलर क्वांटिटी की जगह हमें वेक्टर क्वांटिटी बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी इसको स्केलर लिया जाता है। इसका जो एडिशन है, हम बचपन से हम ऐड करते आ रहे हैं, टाइम तो हम ऐसे ही ऐड करते हैं, हम इस तरीके से ऐड नहीं करते, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम नहीं लगाते यहाँ पे, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। इसकी सेंस ऑफ डायरेक्शन है, फिर भी इसको स्केलर लिया गया है, ये वेक्टर के फॉर्म में नहीं यूज की जाती है। उसका रीजन है क्योंकि जब कोई भी डायरेक्शन यूनिक होती है, अगर वो पास्ट से प्रेजेंट टू फ्यूचर जा रहा है तो उसका जो डायरेक्शन है वो यूनिक है, और यूनिक डायरेक्शन के लिए, सेम डायरेक्शन के लिए अगर जो एंगल होगा वो 180 होगा। तो अगर आप यहाँ पे 2pq cos थीटा में cos थीटा की जगह 180 लगाएंगे तो उसकी जो वैल्यू होगी स्टूडेंट्स वो होगी 1। तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2pq cos थीटा, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी, प्लस 2pq 1। और आप इसको देखें तो ये कुछ एक प्रकार का एक फॉर्मूला आपका जो एल्जेब्रिकली है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन कर रहा है, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर r हटा देंगे तो r इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, ये सिंपल बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसी क्वांटिटी जो वेक्टर के थ्रू दिख रही थी, लेकिन उनको हम ऐड कर रहे हैं, अगर वेक्टर में भी इसको ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट लगभग स्केलर जैसा ही आ रहा है। तो फिर क्यों इतना हेडेक लेना भाई, इस तरीके का प्रोसेस क्यों करना जब वो रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट हमें स्केलर की तरह ही दे रहा है। तो ऐसी क्वांटिटीज को स्केलर मान लिया गया। जैसे कि करंट में भी एक डायरेक्शन होती है, सेंस ऑफ डायरेक्शन होती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर मूव हो रहा होता है चार्ज, लेकिन फिर भी वो कैसी क्वांटिटी है? वो एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट को स्केलर क्वांटिटी बोला जाता है, टाइम को स्केलर क्वांटिटी बोला जाता है, लेकिन सेंस ऑफ डायरेक्शन होने की वजह से इसको वेक्टर क्वांटिटी कहा जा सकता है। लेकिन आपने देखा कि जो सेम डायरेक्शन है 180 लगाया तो इसका रिजल्ट लगभग स्केलर जैसा आ रहा है। तो यहां पर एक डेफिनेशन और मिलती है कि अगर किसी भी क्वांटिटी की यूनिक डायरेक्शन है, ऐसी क्वांटिटी जिनकी डायरेक्शन यूनिक है उनको स्केलर मान लिया जाता है। तो टाइम को वेक्टर क्यों नहीं माना जाता है? उसका रीजन है क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो यूनिक है, प्रेजेंट टू पास्ट टू प्रेजेंट टू फ्यूचर, यानी कि ये पास्ट से स्टार्ट हुआ और फिर प्रेजेंट और फिर ये फ्यूचर। तो यानी कि इसमें जो डायरेक्शन आ रही है वो यूनिक आ रही है। तो ऐसी क्वांटिटी जिनमें यूनिक डायरेक्शन होती है ऐसी क्वांटिटी को स्केलर मान लिया जाता है, क्योंकि अगर उस पर हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाएंगे उनको वेक्टर मानने पर तो उनका रिजल्ट आपको स्केलर ही मिलेगा। तो जब स्केलर रिजल्ट मिल रहा है तो उसको वेक्टर मानने से कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, एक्स्ट्रा प्रोसेस होने वाली, तो ऐसी क्वांटिटी को स्केलर मान लिया गया। अगर हम करंट की भी बात करें तो उसमें भी सेंस ऑफ डायरेक्शन है, उसको वेक्टर बोला जाना चाहिए, लेकिन चूंकि डायरेक्शन यूनिक है इसलिए ऐसी क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत लिया जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी को प्रॉपरली किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे ये भी मैंने आपको बताया। और मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूं कि वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता ही है, डायरेक्शन होता है, प्लस लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को फॉलो करना चाहिए, उसके बाद में जिसका जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव होना चाहिए। तो ऐसी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी हम बोलते हैं। अब मान लीजिए बात स्टार्ट करते हैं कि वेक्टर का प्रेजेंटेशन, वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे पहचानेंगे कोई क्वांटिटी वेक्टर है। रिप्रेजेंटेशन,
कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेक्टर का यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखिए वेक्टर क्या है, इसको एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां पर ये तीर हालांकि ये लगाएंगे नहीं, लेकिन अभी मैं कुछ समय के लिए आपको ये बता रहा हूं ताकि थोड़ा सा ध्यान में रहे। इसको हेड बोला जाता है, दिस इज द हेड, और दिस इज द टेल, ये इसका टेल कहलाता है। यानी कि वो सिरा जिस पर ये कैप लगी होती है उसको हेड बोलते हैं और इसको टेल बोलते हैं। और इसको अगर इसकी क्वांटिटी को देखा जाए तो अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा v इज इक्वल टू 3 मीटर, तो ये अभी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। लेकिन अगर आपके इसके ऊपर अगर आपको एरो लगा मिल जाए इस तरीके से, तो दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। यानी किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एरो का इस्तेमाल करते हैं जो इसकी डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा होता है। कुछ बुक्स में इस प्रकार की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए बोल्ड वी का भी यूज किया जाता है, इस तरीके से भी आपको देखने को मिलता है। तो दिस इज द प्रेजेंटेशन, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को। अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए v इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस तरीके से लिखा हुआ है, और इसका अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए, अगर किसी कोई भी जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड का कॉम्बिनेशन होता है, मोटे तौर पर ये बात हम जानते हैं। तो अगर हमें किसी भी वेक्टर क्वांटिटी केवल मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और वो पॉइंट करेगा दिस इज 5, जो एक एब्सोल्यूट वैल्यू को पॉइंट कर रहा होता है। मैग्नीट्यूड इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं फ्री वेक्टर एंड लोकलाइज्ड वेक्टर के बारे में। फ्री वेक्टर एंड लोकलाइज्ड क्या होते हैं ये वेक्टर? मान लीजिए कोई एक वेक्टर है, दिस इज ए वेक्टर, और मान लीजिए ये एक वेक्टर है बी वेक्टर, ये बी वेक्टर। अगर हम इस बी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके इसको यहां पर इसके ए वेक्टर के ऊपर लाके रख देते हैं, या ए वेक्टर को उठा के बी वेक्टर पे रख देते हैं, तो इसको एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर पर शिफ्ट किया जा सकता है पैरेलली। बस इस बात का ध्यान रखना है कि इसकी जो मैग्नीट्यूड है और इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होना चाहिए। कोई भी एक वेक्टर है, उस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट किया जा सकता है, इसको पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर भी बोला जाता है। यानी कि एक वेक्टर अगर ये बी है, इस वेक्टर बी को आप सीधा यहां पर इसको पैरेलल शिफ्ट करते हुए यहां पर इसको ला सकते हैं। तो इस प्रकार का जो वेक्टर होगा वो पैरेलल शिफ्ट वेक्टर कहलाएगा, यानी कि मेथड कहलाएगा पैरेलल शिफ्टिंग वेक्टर। लेकिन ध्यान ये रखना है कि शिफ्ट करते समय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। तो क्या हर एक प्रकार का जो वेक्टर है वो इस तरीके से शिफ्ट किया जा सकता है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो वेक्टर इस तरीके से पैरेलल शिफ्ट किए जा सकते हैं, यानी कि बी वेक्टर ए वेक्टर के ऊपर शिफ्ट किया गया या ए वेक्टर पैरेलली, आप देख रहे हैं इनके बीच का जो डिफरेंस है वो पैरेलल है, पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है यूं करके। तो ऐसे वेक्टर जो एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर के पास में पैरेलली शिफ्ट किए जा सकते हैं उनको फ्री वेक्टर बोला जाता है। ये फ्री है, इनको यहां भी शिफ्ट कर सकते हैं, यहां भी शिफ्ट कर सकते हैं। कंडीशन शर्त यही है कि इनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए और ये पैरेलली शिफ्ट हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि इसको घुमा के यूं शिफ्ट कर दिया गया, इट इज रॉन्ग। ऐसा नहीं इसको भी यूं घुमा के ऐसे शिफ्ट कर दे, ऐसा नहीं है। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए, पैरेलल शिफ्ट किया जा सके, तो ऐसे वेक्टर हमारे फ्री वेक्टर कहलाते हैं। सच टाइप्स ऑफ वेक्टर दैट कैन बी शिफ्ट पैरेलली जिनको शिफ्ट किया जा सके, वो पैरेलली मूव किया जा सके, यानी ए यहां पे भी आ सकता है, बी यहां पे भी जा सकता है, तो ऐसे वेक्टर फ्री वेक्टर कहलाते हैं। तो अब बात आती है क्या हर प्रकार का जो वेक्टर है क्या वो इस तरीके से पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है, क्या वो फ्री वेक्टर होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे वेक्टर हैं जिनमें लाइन ऑफ एक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है
और इस ऑब्जेक्ट पर ये एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ये एक पैरेलल है, ये एक वेक्टर है। अगर इसको हम चाहें कि इस वेक्टर को हम उठा के यहां पर रख दें इस जगह पर, तो क्या ये वर्क करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर इस समय ये जो वेक्टर है इस ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है एज ए फोर्स। अगर हम फोर्स की बात करें, फोर्स एक वेक्टर है, अगर इसको हम यहां पर पैरेलली शिफ्ट कर देंगे एज ए फ्री वेक्टर, तो इस ऑब्जेक्ट पे जो लगने वाला फोर्स है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे वेक्टर जो पर्टिकुलरली लाइन ऑफ एक्शन पे काम करते हैं वो लोकलाइज्ड वेक्टर कहलाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे।